नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रयास कहाँ से शुरू हुए थे और उसके बाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसे कहा जाता है और उसके बाद लगातार कब कब और कौन कौन से और किस किस ने कौन कौन सा इतिहास लिखा था। इससे पहले कि ये जो है ये क्लास 2 है, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 हो चुकी है जिसके अंदर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। हिंदी सर्दी बहुत ज़्यादा है, अगर थोड़ा जीभ कोई उधर उधर हो जाए तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ श्री गंगानगर के अंदर ठंड बहुत 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 ही ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हमने पढ़ी हैं तो वो क्लास जरूर देखें। लगातार रोज शाम को 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे ये क्लास होएगी। चैनल पर अलग से इसका फोल्डर बना दिया गया है, वहाँ क्लास 1 क्लास 2 इस तरह से ये चलेगी। इसी की सिर्फ और कोई क्लास टाइप वहाँ आपको मिलने वाली नहीं है। और उसके अलावा दिन में कोई भी अच्छी चीज़ मिलेगी मुझे, संकुल मार्गदर्शन के नाम से ये अपना टेलीग्राम है, उसे भी ज्वाइन कर ले, ठीक है ना, ताकि वहाँ जो भी सामग्री होगी वो मैं वहाँ भेजूंगा। और यहाँ जो है मैं लगातार क्लासें लूँगा और दिन में जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है तो उसको मैं दिन में करवा दूंगा। कुछ ट्रिक्स जो है वो भी मैं दिन में करवाऊँगा, कुछ मैराथन जो है वो भी अलग समय में रहेगी और कुछ जो है सारांश है वो भी बीच बीच में मैं करवाता रहूँगा। लेकिन विशेष रूप से काव्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ जो ट्रिक्स वगैरह है वो मैं साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन ये क्लास जो है ये लगातार शाम को 6 बजे रहेगी। और फिर कहीं लगा कि इस तरह से 3 महीने में पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो इस क्लास का टाइम भी बढ़ा दिया जाएगा और साथ में क्लास 1 या 2 बार हो जाएगी भी, 6 बजे होगी और फिर सुबह भी होगी इस तरह से, या दोपहर को होगी इस तरह से। ठीक है, तो जुड़े रहे और लगातार अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और क्या बोलते हैं कमेंट करना होता है क्या, हाँ वो कर देना भैया पसंद आए तो। ये अभी महा ऑफर चल रहा है भैया, 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक का है। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू होती है तो वो शुरू होती है 84 वैष्णव की वार्ता से। 84 वैष्णव की वार्ता से तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, ठीक है ना, तो जो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है वो तो है गारसा दत्तासी का। गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई एंदुस्तानी, ये तो है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। लेकिन एक परंपरा शुरू हो जाती है या उस क्षेत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो भी हम पहले पढ़ेंगे और फिर हिंदी साहित्य के इतिहास, प्रथम इतिहास से हम उसकी लगातार जो है परंपरा पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले जो प्रयास किए गए थे वो कौन कौन से थे तो उनमें से जो लगभग सबसे पहला प्रयास माना जाता है वो गोकुलनाथ का, जिन वल्लभाचार्य जी को हम जानते हैं। वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे विठलनाथ जी और विठलनाथ जी के पुत्र थे गोकुलनाथ जी। उन्होंने पहले लिखी थी 84 वैष्णव की वार्ता अपने दादाजी वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को लेकर, उनका जीवन चरित्र उसमें लिखा गया था नंबर वाइज जैसे, ठीक है ना। इसलिए वो एक प्रकार का इतिहास ही था, क्योंकि शुरुआत जब हम इतिहास पढ़ कर आए हैं, हमारी जो पहले की क्लास है उनके अंदर हम इतिहास पढ़ कर आए थे कि इतिहास शब्द का अर्थ, तो उसके अंदर क्या होता है कर्मिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का जो हम अध्ययन करते हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि मतलब इतिहास, इतिहास का मतलब काल, और काल क्रम से हम उसका अध्ययन करते हैं भी सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, उसके बाद क्या था, इस तरह से। इन्होंने इस तरह से नहीं किया, ये इसलिए ये इतिहास नहीं माने जाते। इन्होंने इस पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ रचनाकार उठाए, जितने भी जो साधु संत महात्मा थे, कहने का मतलब जो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे उनको लिया बिना कालक्रम के और उनका जीवन परिचय इन्होंने दिया था, ठीक है ना। तो वो थी 84 वैष्णव की वार्ता जिसकी रचना हुई थी 1568 ईस्वी में, ठीक है ना। और पहला इतिहास जो है वो गारसा दत्तासी का माना जाता है और जो प्रमाणिक इतिहास माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का माना जाता है। जैसे डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को न तो लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उनके बिना इतिहास लिखा जा सकता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा सकता है, ऐसा बच्चन सिंह ने कहा था। और ऐसा ही गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था आचार्य शुक्ल के इतिहास के लिए। किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्य में स्थित वो आभा मंडल या प्रकाश स्तंभ है, ऐसा कुछ कहा था कि जिससे पूर्ववर्ती, ठीक है ना, पूर्व उसके प्रकाश से पूर्ववर्ती जो है वो दिखाई नहीं देते, पूर्ववर्ती इतिहास जो है वो दिखाई नहीं देते, और जो प्रवृत्ति है उसके बाद के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है वो उसके प्रकाश से ही प्रकाशमान है। ऐसा किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था। उसको डिटो शब्द टू शब्द अपने आगे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है गणपति चंद्र के गुप्त के अनुसार वो ऐसा इतिहास है कि उस इतिहास के पहले जितने भी इतिहास लिखे गए थे वो आभा शून्य प्रतीत होते हैं, और उसके बाद के जो जितने भी इतिहास लिखे गए हैं वो उसी के प्रकाश से प्रकाशित नजर आते हैं, उसी के प्रकाश से प्रकाशित नजर। कहने से तात्पर्य है कि उससे पहले वाले ऐसा लगते हैं कि ये तो झूठे ही है, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदी साहित्य इतिहास के लायक हो। और बाद में जो हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए वो हालांकि अच्छे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास से भी अच्छे थे, लेकिन उनमें बहुत अधिक सामग्री जो थी, तथ्यात्मक जानकारी जो थी वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही ली गई थी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, अधिकतर प्रश्न जो है रीतिकाल तक जो प्रश्न होते हैं वो अधिकतर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। रीतिकाल क्या मैं तो मानूंगा लगभग जितना वो है सारे उसी से पूछे जाते हैं, लेकिन रीतिकाल तक बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चंस है वो डॉक्टर नगेंद्र से पूछे जाते हैं। आप कोई गाइड लेकर आना चाहते हैं तो उसकी बजाय डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आए, वो एक तरह से गाइड ही है, क्योंकि अलग अलग नॉर्मल जो गाइड होती है उसको कोई एक रचनाकार उसकी रचना करता है, या 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 मिलकर करते हैं, और उसको बहुत सारे एक बड़े समूह ने मिलकर लिखा है, और एकदम पूरी तरह से जिस तरह से गाइड होती है उसी तरह से वो लिखी गई है। चलते हैं, शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहां मैं बड़ा ही विस्तार से करवाने वाला हूं, और फिर भी कहीं आपको लगे कि सर आप ये चीज़ भूल गए हो और ये नहीं करवाया है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, वो भी करवा दूंगा। और वैसे मुझे खुद ही पता चल जाएगा, मुझे अगर पता चल गया अभी ये चीज़ मैं नहीं करवा पाया हूँ तो मैं फिर से करवा दूंगा उस चीज़ को, और 3 महीने में इसको करवाकर और 6 महीने तक 23 जून तक इसको कम से कम 4 बार मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। पहली बार मैं इसको 90 दिन में करवाने वाला हूँ, फिर मैं इसको करवाऊँगा 40 दिन में, फिर मैं इसको करवाऊँगा 25 दिन में, और फिर उसके बाद 10 दिन में। इतने दिन ही है शायद, 90, 40, 130, 25, 155 और 10, 165 दिन, ठीक है ना। उसके बाद भयंकर मैराथन चलेगी, लगभग 170-80 दिन तो पड़े हैं अभी, 70 नहीं तो 75 दिन तो पड़े ही होंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, हालांकि इससे पूर्व भी कुछ प्रयास किए गए जो इस प्रकार है। 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है ना। क्या लिखा गया, पढ़ लीजिए ध्यान से, क्या लिखा गया? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था, हालांकि इससे पूर्व भी कुछ प्रयास किए गए थे जो इस प्रकार है। ये प्रयास है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के से प्रारंभ हुआ था। 19वीं शताब्दी मतलब 1839 ईस्वी में, 39 और 1847 2 भाग आए थे किसके? गारसा द तासी के, फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के। रचना का नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, ठीक है। तो जो प्रारंभिक प्रयास थे वो ऐसे थे। 84 वैष्णव की वार्ता, सबसे पहले हमारे पास आता है 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता क्या कहती है? 84 वैष्णव की वार्ता, प्रकाशन वर्ष जो है इसका, प्रकाशन वर्ष क्या है? ध्यान लगा लें, 1568 ईस्वी, 1568 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, रचनाकार इसके गोकुलनाथ है, रचनाकार इसके गोकुलनाथ है, वल्लभाचार्य जी के
पौत्र। वल्लभाचार्य जी के 84 शिष्यों का वर्णन इसमें किया गया है। वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। फिर आता है 252 वैष्णव की वार्ता। 252 वैष्णव की वार्ता, इसका प्रकाशन भी 1568 ईस्वी में हुआ था और इसका जो है रचनाकार वही गोकुलनाथ है। इसमें विठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। उसके बाद आती है हमारे पास भक्तमाल, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आता है हमारे पास भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार जो है वो कौन है? नाबादास है। कौन है रचनाकार? नाबादास है, राम भक्त कवि। नाबादास राम भक्त कवि, जिनका अष्टयाम जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध था। उसके अलावा मुख्य रूप से भक्तमाल। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1585 ईस्वी। अब इसमें भी समस्या है। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1585 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1596 ईस्वी है। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल के अनुसार 1585 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1596 ईस्वी है। इस ग्रंथ में 200 भक्तों का चमत्कार पूर्ण चरित्र 316 छप्पियों में लिखा गया है। क्या है? 200 भक्तों का। कितने भक्तों का? भक्तमाल में कितने भक्तों का है? 200 भक्तों का। कितने भक्तों का प्यारे बच्चों? 200 भक्तों का 316 छप्पियों में। कितने छप्पियों में? 316 छप्पियों में इसका जो है चरित्र लिखा गया। कितने भक्तों का? 200 भक्तों का। भक्तमाल में कितने भक्तों का वर्णन है? 200 भक्तों का वर्णन है। और इसमें जो है उनका जो महिमा सूचक बातें कही गई है। इसमें भक्तों का पूर्ण जीवन चरित्र नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई है। केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई है। किस ग्रंथ में? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किस ग्रंथ में? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किस ग्रंथ में जीवन व्रत न देकर केवल भक्तों की महिमा सूचक बातें दी गई है? जीवन व्रत न लिखकर केवल महिमा सूचक बातें दी गई है। तो हमें इस बात को ही पकड़ना है। और यह बात किसके लिए स्टिक बैठती है? भक्तमाल के लिए। किसके लिए? भक्तमाल के लिए। इस तरह से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो इसलिए करने होते हैं कि इस तरह से वहां किसी चीज को पकड़ा जाता है और उसके माध्यम से वो, और फिर हमें भी ये समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज किस तरीके से हमने याद करनी है। इस ग्रंथ का उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। किस ग्रंथ का उद्देश्य? प्यारे बच्चों, किस ग्रंथ का उद्देश्य है? भक्तों के प्रति जनता में। किस ग्रंथ का उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार प्रसार करना था? किस ग्रंथ का उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है? तो किसका? भक्तमाल का। भक्तमाल का, भक्तमाल का, भक्तमाल का। कविमाला। अब हमारे पास आ जाता है कविमाला। हरि राय कृत कविमाला। प्रकाशन वर्ष है इसका 1655 ईस्वी। ठीक है ना। रचनाकार इसके कौन है? रचनाकार की बात करें तो हरि राय और तुलसीराम। कुछ जगह इसका नाम हरि राय है, कुछ जगह तुलसीराम है। आप निश्चिंत रहे कि कभी भी पूछा जाएगा तो दोनों नाम नहीं पूछे जाएंगे। किसी भी स्थिति के अंदर ऐसा पूछा जाएगा कि कविमाला के रचनाकार कौन है, तो या तो हरि राय आएगा या फिर तुलसीराम आएगा, और हो सकता है इसका उपनाम हो। इस संग्रह में 1443 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक के 75 कवियों का वर्णन किया गया है। कितने कवियों का? 75 कवियों का परिचय दिया गया है। अब 200 भक्तों का परिचय किसमें दिया गया था? 200 भक्तों का परिचय था भक्तमाल में। 200 भक्तों का परिचय किसमें था? भक्तमाल में था। और 75 कवियों का परिचय किसके अंदर है? कविमाला में। किसमें है? कविमाला में। भक्तमाल में और कविमाला में केवल 75 का है। 1443 से लेकर 1643 ईस्वी तक। ऐसी बातें याद रखनी है हमने। जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है ना, 693 से लेके 1693 ईस्वी तक लिखा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो लिखा गया है वो 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक लिखा गया है। वैसे ही यहां भी बताया गया है कि 1443 ईस्वी से लेकर 1643 ईस्वी तक के 75 कवियों का परिचय दिया गया है। कालिदास हजारा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रारंभिक प्रयास है। ये क्या है? ये सभी के सभी प्रारंभिक प्रयास है जिनमें ऐसा प्रयास किया गया था हिंदी साहित्य का लिखने की। प्रकाशन वर्ष इसकी बात करें तो 1718 ईस्वी है। क्या है? 1718 ईस्वी। रचनाकार की बात करें तो रचनाकार कौन है इसके? रचनाकार की बात करें तो रचनाकार है इसके कालिदास त्रिवेदी।
इस संग्रह में 1423 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक के कवियों का वर्णन है। इस संग्रह में 1423 से लेकर 1518 ईस्वी तक के कवियों का वर्णन है। इस संग्रह में 212 कवियों के 1000 छंदों का संग्रह है। 212 कवियों के 1000 छंदों का। देखो अब आ गया ना हमारे पास क्या क्या आया है अभी तक जो आया है हमारे पास। सबसे पहले आया 84 वैष्णव की वार्ता, उसके अंदर 84 भक्तों का वर्णन था, ठीक है ना। 2 नंबर पर हमारे पास आया 252 वैष्णव की वार्ता में 252 भक्तों का वर्णन आ गया। अभी तक भक्तों का ही वर्णन आ रहे हैं ये, ठीक है ना। फिर हमारे पास भक्तमाल आया, तो भक्तमाल के अंदर कितना था 200 भक्तों का वर्णन था। कितने भक्तों का वर्णन था 200 भक्तों का। 4 नंबर पर हमारे पास आ गया था कविमाला, तो कविमाला में कितने भक्तों का था 75 भक्तों का वर्णन था। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर पर आ गया कालिदास हजारा, तो कालिदास हजारा में कितने भक्तों का वर्णन है 212 भक्तों का वर्णन है। अब आगे छप्यों की बात करें, छंद की बात करें, छंद की बात करें तो 2 जगह हमारे पास छंद आए हैं। कौन कौन से आए हैं प्यारे बच्चों, एक तो हमारे पास भक्तमाल में आए हैं 200 भक्तों का कितने छंद है 316 छंद है। कितने छंद है 200 भक्तों का वर्णन करने के लिए कितने छंदों का प्रयोग किया 316 का। और दूसरा हमारे पास यह आ जाता है कालिदास हजारा, जिसके अंदर 1000 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का 1000 छंदों का। इस संग्रह काव्य निर्णय, इसके बाद आता है काव्य निर्णय जो भिखारी दास की रचना है। इनके अंदर थोड़ा बहुत प्रयास किया गया था, लेकिन पूछ ले से ही। वैसे काव्य निर्णय वगैरह के बारे में अपने रीतिकाल में बहुत पढ़ेंगे, लेकिन इनको भी ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर कुछ पुस्तकों में दिया गया है, तो हमने भी उसको ले लिया, क्योंकि हम पीछे क्यों रहे। ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए कि जो हम रह जाए। सीधी सी बात है, एक बात सीधी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल में 2025 के लिए एक प्रण कर लेना, एक प्रण कर लेना कि बहुत लड़ लिए छोटी छोटी लड़ाइयां, बहुत लड़ लिए छोटी छोटी लड़ाइयां, अब संग्राम होगा। इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। इस बार व्याख्याता बनकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, या तो मारेंगे या मरेंगे। भक्त नामावली ध्रुवदास, भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है 1641 ईस्वी। कवि नामावली, कवि नामावली 1753 ईस्वी में सुदन की है, ठीक है ना। कवि नामावली किसकी है 1753 ईस्वी में रचित सुदन की है। काव्य संग्रह जो है ये 1875 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेट में बहुत अधिक बार पूछा जा चुका है। एक बार जहां तक मुझे याद है ये व्याख्याता परीक्षा में भी पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में इसको कोई नहीं जानता था कि काव्य संग्रह किसी महेश दत्त शुक्ल को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक बार नेट में पूछा गया तो उसके बाद सभी किताबों में ये नाम आने लग गया था और लोग पढ़ाने भी लग गए थे। तो याद रखें इसको। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करें, श्री गुरु ग्रंथ साहब की बात करें तो गुरु अर्जुन देव 1604 ईस्वी, ठीक है ना। कवि रत्नमाला की बात करें तो मुंसिफ देवी प्रसाद, कवि रत्नमाला की बात करें तो मुंसिफ देवी प्रसाद। सुक्ति सरोवर की बात करें, सुक्ति सरोवर की बात करें 1922 ईस्वी लाला भगवान दिन। सुक्ति सरोवर किसका है लाला भगवान दिन का, याद रख लेना 1922 ईस्वी में रचित है। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म मोनियर विलियम्स। एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान कर्नल जेम्स टोड का। किसका है कर्नल जेम्स टोड का, 1832 ईस्वी में रचित है। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वार्डिक एंड हिस्ट्रिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1917 ईस्वी में डॉक्टर एल.पी. टेसीटोरी, ठीक ना। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज ब्रिग्स। हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मेनारिया, महत्वपूर्ण है। हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज किसका है मोतीलाल मेनारिया का है। किसका है मोतीलाल मेनारिया का, 1941 ईस्वी में लिखा गया था। हफीजुल्लाह खां हजारा, हफीजुल्लाह खां श्रृंगार संग्रह क्या है श्रृंगार संग्रह, श्रृंगार संग्रह किसका है सरदार कवि का, महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण है एज ए रीतिकाल के रूप में इसको महत्वपूर्ण कह सकते हैं। श्रृंगार संग्रह किसका है 1848 ईस्वी सरदार कवि का। अब आते हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास। अब हमारे इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होती है कि हिंदी साहित्य का, अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास को।
हिंदी साहित्य का प्रमुख इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो कहाँ से शुरू होती है? गारसा द तासी से, गारसा द तासी से, ठीक है ना। फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी से, जिनका लिखा हुआ हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार, ई से इस्तवार, इसके बारे में क्या है कि बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इनका अर्थ पूछ लिया जाता है, इस्तवार का, लिटरेचर का, एंदुई का, हिंदुस्तानी का, तो वो भी मैं बता दूं और उसकी ट्रिक भी बता दूं। इस्तवार, ई से इस्तवार का मतलब हुआ इतिहास, ई से इतिहास, लिटरेचर का लिटरेचर और लिटरेचर से साहित्य, ठीक है ना। लिटरेचर से लिटरेचर, लिटरेचर का साहित्य। एंदुई का हिंदी, एंदुई का हिंदी और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी, समझ गए, ठीक है ना। एंदुई का हिंदी और हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी। ये हिंदी, एंदुई कौन सी थी? ये हिंदी थी जो भारतीय बोलते थे, ठीक है ना, या हिंदू जो बोलते थे उनकी हिंदी, जिनके अंदर उर्दू शब्दों का कम प्रयोग होता था, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग अधिक होता था। और ये हिंदुस्तानी जो थी, ये हिंदुस्तानी थी जो जिसको महात्मा गांधी ने भी बहुत अधिक तवज्जो दी थी। तो हिंदुस्तानी जिसके अंदर उर्दू के शब्द अधिक होते थे तो वो हिंदुस्तानी कहलाती थी, तो इसलिए इसका नाम ये रखा था। और इन्होंने अधिकतर जो मुस्लिम कवि थे, उर्दू के कवियों को अधिक जो है इन्होंने, जो गारसा द तासी, इन्होंने उर्दू के कवि जो थे वो अधिक लिए थे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। यह हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास है। रचनाकार कौन थे इसके? गारसा द तासी। ठीक है ना। प्रकाशन वर्ष की बात करें हम, प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इस पुस्तक के कुल 5 भाग, कितने भाग? 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए थे। भाग 5 थे या संस्करण 2 थे और भाग 5 थे। संस्करण कितने थे? 2 थे और भाग 5 थे। पहला जो प्रथम संस्करण निकला वो 2 भागों में प्रकाशित था। कितने भागों में? 2 भागों में, 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में। प्रथम संस्करण जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1839 में, 1847 में। द्वितीय संस्करण जो है वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम व द्वितीय हुए थे 1870 में और तृतीय 1871 में। प्रथम व द्वितीय जो है वो 1870 ईस्वी में और तृतीय संस्करण जो है वो 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विशेष इसके बारे में कुछ विशेष बातें। इस्तवार का मतलब इतिहास, लिटरेचर का लिटरेचर, साहित्य, एंदुई का हिंदुओं की हिंदी, हिंदुस्तानी का मुस्लिमों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू शब्दों युक्त हिंदी। प्रकाशक जो था इसका कौन था प्रकाशक? द ओरिएंटल ट्रांसलेट कमेटी, आयरलैंड। याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है। वो संगत असंगत वाले ना, आजकल वो वैसा नहीं हुआ कि ये इतिहास किसका है, इस इतिहास की रचनाकार है, वो जमाना तो अब निकल गया, आपको भी पता है। अब तो मतलब ऐसा है कि अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा पूछा जाएगा कि प्रकाशन किस असंगत छांटिए। असंगत में ये पूछेंगे कि गारसा द तासी रचित हिंदी साहित्य का इतिहास किससे प्रकाशित हुआ था, तो आगे वो द ओरिएंटल, क्या नाम है, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी ऑफ आयरलैंड से, ठीक है ना। द जो जॉर्ज ग्रेसन है उसका हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके लिखते हुए आगे उनका जोड़ते हुए फिर पूछेंगे असंगत कौन से इनमें से। तो इस तरह से काफ़ी बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाकार फ्रांसीसी विद्वान गारसा द तासी थे। भाषा इसकी कौन सी थी? फ्रेंच थी। फ्रेंच भाषा में यह लिखा गया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? हिंदी साहित्य का इसे प्रथम इतिहास माना जाता है। इसके जो संस्करण है, फ्रेंच संस्करण जो है वो तासी द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? फ्रेंच संस्करण तासी द्वारा लिखा गया था, जिसमें कुल कवि 738 थे और हिंदी के 72 कवि थे। फ्रेंच संस्करण जो है गारसा द तासी द्वारा लिखा गया था, जिसमें 738 कवि थे और हिंदी के कवि 72 थे। उर्दू संस्करण जो लिखा गया था वो करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मौलवी करीमुद्दीन द्वारा, जिसका नाम तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी। कुछ साहित्यकार उसको अलग इतिहास बताते हैं कि ये तज़किरा ई शुअरा हिंदी किसके द्वारा रचित है, तो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा है, जिसमें 1004 कवि थे। कितने थे? 1004 कवि जिसके अंदर थे। 1848 ईस्वी में जो लिखा गया था, जिसमें हिंदी के 60 कवि थे। कुल 1004 कवि थे और हिंदी के 60 कवि थे। हिंदी संस्करण जो है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा लिखा गया था।
किसके द्वारा लिखा गया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा। प्रयाग हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है ना, प्रयाग हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, के प्रोफेसर थे, हिंदी विभाग के जो प्रोफेसर थे लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा, उनके द्वारा लिखा गया था, जिसमें कुल कवि 358 थे और हिंदी कुल कवि 358 थे और हिंदी के 220 कवि थे। कहने का तात्पर्य कि कुल कवि अगर पूछा जाए कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में कुल कवि कितने थे, तो हमें ये याद रखना है 738 कवि थे। कितने कवि थे? 738 कवि थे। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में कुल कवि कितने थे? तो कितने कवि थे? 738 कवि थे। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी का उर्दू संस्करण किसके, या मतलब उर्दू अनुवाद किसने किया था? उर्दू अनुवाद जब किसने किया था तो वो मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। और उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। मौलवी करीमुद्दीन ने किस नाम से किया था? तजकीरा ई शुअरा ई हिंदी, तजकीरा ई शुअरा ई हिंदी नाम से किया था। और कितने कवि थे उसमें? 1004 कवि थे। 1004 कवि थे। और जो हिंदी संस्करण था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा रचित, उसमें कितने कवि थे? उसमें थे 358 कवि। कितने कवि थे? 358 कवि। अब 1187 के हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी के कितने कवि थे? तो हिंदी के कितने कवि थे? 72 कवि थे। 72 कवि थे। और जो उर्दू संस्करण था उसमें हिंदी के कितने कवि थे? उसमें हिंदी के 60 कवि थे। कितने कवि थे? 60 कवि। और जो हिंदी संस्करण था उसमें हिंदी के कितने कवि थे? 220 कवि थे। ठीक है। इसकी पद्धति कौन सी थी? वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्णानुक्रम पद्धति थी। वर्णानुक्रम पद्धति वाले, ठीक है ना, महत्व हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन में प्रथम प्रयास के लिए जाना जाता है। वर्णानुक्रम पद्धति के क्या होता है कि वर्ण के क्रम के अनुसार, वर्ण के क्रम के अनुसार रचनाकारों को रखा गया था, इसलिए इसको क्या है कि प्रथम प्रयास के रूप में जाना जाता है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो क्रमबद्धता है वो क्या है कि कहीं न कहीं भंग हो रही थी। कहने से तात्पर्य है कि वर्ण के अनुसार, अब वर्ण के अनुसार इन्होंने लिया तो अपने जो लेखक है, जैसे पे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चलो अपने वैसे, हाँ, आलम ले लो। अब आलम जो कवि है ये किस काल के हैं? ये रीति काल के कवि हैं। किस काल के? रीति काल के कवि हैं। और सरहपा जो है, सरहपा क्या है? ये जो है सिद्ध साहित्य के कवि हैं। किस साहित्य के? सिद्ध साहित्य के, और प्रथम कवि है। लेकिन इस साहित्य के अनुसार, और वर्णक्रम कौन सा? अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार। किसके? अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार, ठीक है ना। तो ये ए से शुरू होता है और ये होता है एस से शुरू। तो अब ये जो रीति काल का कवि है ये तो पहले आ जाता है, और सरहपा जिसको हम प्रथम कवि मानते हैं वो लगभग अंत में जाकर आता है। तो हम जो है इस हिंदी साहित्य के इतिहास के माध्यम से समझ ही नहीं पाते हैं कि उसकी युगीन परिस्थितियां क्या थी और परंपरा से उसने क्या सीखा था। क्योंकि जैसा कि गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि किसी भी साहित्य के पीछे युगीन जो परिस्थितियां रहती है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है ना। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो कहते हैं कि परंपरा जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने परंपरा को महत्व दिया था। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि किसी भी हिंदी साहित्य के लिए, किसी भी साहित्य के लिए क्या रहता है, युगीन परिस्थितियां भी उतनी महत्वपूर्ण होती है और परंपरा भी। दोनों के सहयोग से ही जो साहित्य लिखा जाता है, या दोनों का ही बराबर का महत्व रहता है साहित्य में। तो इस तरह से इन चीज़ों का इनमें न तो परंपरा का पता चल पाता था और न युगीन परिस्थितियों का, क्योंकि हम उस क्रम से इनको पढ़ ही नहीं पाते थे। ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। और वर्णानुक्रम पद्धति जो है, ठीक है ना, इसी पद्धति का प्रयोग शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिवसिंह सरोज में किया था, जो 2 नंबर का था और हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास था, जिसे 1883 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। और ये वर्णानुक्रम पद्धति जो है इसे पूर्णतः अविकसित और भोंडी पद्धति कहा गया है। अविकसित और भोंडी पद्धति कहा गया है।
शिव से सरोज ने 1000 कवियों का वर्णन किया था और इन्होंने गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का वर्णन किया था। गारसा दत्तासी ने 738 कवियों का वर्णन किया था और शिव से सेंगर ने 1000 कवियों का वर्णन किया था और दोनों ने एक ही पद्धति का प्रयोग किया था, वो था वर्णानुक्रम पद्धति। इनके जो वर्ण थे वो अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार थे और शिव से सेंगर के जो थे वो हिंदी के वर्णक्रम के अनुसार थे। हिंदी में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शिव से सेंगर का था और हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास गारसा दत्तासी का था। चलते हैं आगे, वैसे उसके बारे में आगे पढ़ ही लेंगे। कमियां, काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। कवियों को लेखकों को आकारादि क्रम में रखना जिससे साहित्य के इतिहास के सही कालक्रम को जानने में कठिनाई होती है। युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था, ऐसी चीजें तो कर ही नहीं सकता। अन्य विशेषताएं, गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास की अन्य विशेषताओं की बात करें तो गारसा दत्तासी का पूरा नाम जोसेफ हेलिडोर गारसा दत्तासी था। जोसेफ हेलिडोर गारसा दत्तासी था। जोसेफ हेलिडोर गारसा दत्तासी था। 1848 ईस्वी में, पहले बता चुका हूं मैं आपको, 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने, किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का उर्दू अनुवाद तज़किरा-ई शुअरा-ई हिंदी, तज़किरा-ई शुअरा-ई हिंदी के नाम से किया, जिसमें कुल 1004 कवि थे और हिंदी के 60 कवि थे। 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के जो हिंदू में कर रहा था ना, वो यही प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया। हिंदुई साहित्य का इतिहास किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसी तरह से आगे फिर आएगा कि जो गारसा दत्तासी है, इसके हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। इसी तरह, ठीक है ना, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ग्रियर्सन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो अनुवाद किया था वो किया था किशोरी लाल गुप्त ने। कब किया था? 1957 ईस्वी में। कब किया था? 1957 ईस्वी में। और किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। वैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूं और दिखा दूं, ये है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। ये भूतपूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय, ठीक है ना, लोक भारती प्रकाशन, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, भूतपूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय। आदिकाल का विभाजन इन्होंने 843 ईस्वी से 1318 ईस्वी के मध्य किया है। इन्होंने जो नाम दिए थे आदिकाल, मध्यकाल, इस तरह से नाम दिए, वो आगे हम पढ़ लेंगे, कोई समस्या नहीं है। सभी के सभी नाम आगे जाकर पढ़ेंगे। सभी हिंदी साहित्य के इतिहासों का मिश्रण आपको मिलेगा संकुल मार्गदर्शन पर, ठीक है ना। पूरी की पूरी प्रामाणिक सामग्री आपको यहाँ मिलने वाली है। लगातार पढ़ेंगे हम किया, जिसमें कुल संख्या 358 व हिंदी के 220 कवि थे। तासी के ग्रंथ में प्रथम कवि का नाम अंगद व अंतिम कवि का नाम हेमंत दिया गया है। प्यारे बच्चों, किसके हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम कवि का नाम अंगद दिया गया है? तो गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास में। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम कवि का क्या नाम दिया गया है? तो अंतिम कवि का नाम दिया गया हेमंत। क्या नाम दिया गया? अंतिम कवि का नाम हेमंत दिया गया है। प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जी, प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जी, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन लिखा था, वो लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गारसा दत्तासी थे, यह निर्विवाद है। नलिन विलोचन शर्मा जी क्या लिखते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। नलिन विलोचन शर्मा जी क्या लिखते हैं कि हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गारसा दत्तासी थे, यह निर्विवाद है। मैं थोड़ा सा याद करवाते हुए पढ़ा रहा हूं, इसलिए क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन
जो आप पढ़ोगे वो याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फटाफट पढ़ दिया या फटाफट बोल दिया, पूरी तरह से बार बार क्वेश्चन बनाते हुए। जैसे कि गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य, गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो इसके दो संस्करण प्रकाशित हुए थे। कितने संस्करण प्रकाशित हुए थे? 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। पहला संस्करण जो है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, 1839 ईस्वी में और 1847 ईस्वी में। और दूसरा जो संस्करण है वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला और दूसरा संस्करण 1870 ईस्वी में और तीसरा संस्करण जो है वो हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। ये और गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है ना, गारसा दत्तासी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने किया था? प्रोफेसर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। कब किया था? 1953 ईस्वी में। कब किया था प्यारे बच्चों? 1953 ईस्वी में। कब किया था? 1953 ईस्वी में। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। उर्दू अनुवाद किसने किया था? तो उर्दू अनुवाद किया था मौलवी करीमुद्दीन ने। किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने किया था। मौलवी करीमुद्दीन ने कुल कितने कवियों का वर्णन किया था? तो 1004 कवियों का वर्णन किया था। उसमें हिंदी के कवि कितने थे? तो हिंदी के कवि 60 थे। और कब किया था? 1848 ईस्वी में किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कितने कवि लिए थे? कुल 358 लिए थे। हिंदी के कितने थे? 220 कवि थे। कितने कवि थे? 220। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य का इतिहास भूल गए, उसमें कितने कवि थे भैया? उसमें 738 कवि थे। कितने कवि थे? 738 कवि थे। हिंदी के कितने कवि थे? हिंदी के बताइए, हिंदी के कितने कवि थे? लिख दीजिए, देखते हैं कितने कहते हैं। तो 72 कवि थे। हिंदी के कितने कवि थे? 72 कवि थे। गारसा दत्तासी ने प्रमुख रूप से किस पर बल दिया था? उर्दू के कवियों पर बल अधिक दिया था। और इसके बाद जो आएंगे शिवशेर सेंगर, उन्होंने जो है हिंदी पर अधिक बल दिया था। और उसके बाद जो आएंगे बाहरी विदेशी विद्वान जिसे हम कहते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन ने किस पर बल दिया था? हिंदी, न संस्कृत पर दिया था, न प्राकृत पर दिया था, न उर्दू में लिखने वालों पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि उर्दू में तो पहले ही गारसा दत्तासी महाराज लिख गए हैं, इसलिए मैं उर्दू वालों की, इन अंतिम उर्दू वालों की मैं बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूं। ऐसा स्पष्ट रूप से किसने कह दिया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कह दिया था। वो भी पढ़ लेंगे। यहां सिर्फ आगे वाले की भूमिका बांध रहा हूं मैं ताकि आप तैयार रहें। शिवशेर सरोज कौन थे लेखक शिवशेर सरोज के? तो थे शिवशेर सेंगर। कौन थे इसके लेखक? शिवशेर सेंगर। इसके लेखक कौन थे? शिवशेर सेंगर थे। प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी, कोई समस्या नहीं है। प्रकाशन वर्ष क्या है प्यारे बच्चों? 1883 ईस्वी है। क्या है? 83 ईस्वी। रचनाकार ठाकुर शिवशेर सेंगर थे। प्रकाशन किसने किया था? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ। याद रख लेना भैया, पूछा जाता है, सच में 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 पूछा जाता है। क्या? नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ, ठीक है ना। और वो जो था वो कहां से प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था लखनऊ से। और गारसा दत्तासी वाला कहां से हुआ था? आयरलैंड से। आयरलैंड से प्रकाशित हुआ था। कहां से प्रकाशित हुआ था वो? आयरलैंड से प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। अन्य विशेषताएं, शिवशेर सरोज को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान बिंदु। प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? तो शिवशेर सरोज को। आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है? वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है प्यारे बच्चों? आचार्य शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है इसे? वृत्त संग्रह, ठीक है ना। वृत्त संग्रह होता है जिसमें वृत्तांत हो, अर्थात जिसमें जीवन परिचय दिए गए हो, उसको वृत्त संग्रह बोलते हैं। वृत्त संग्रह क्या होता है? जिसमें वृत्तांत हो, मतलब कोई प्रवृत्तियां न हो और कोई मतलब मूल्यांकन न हो, किसी प्रकार का रचनाओं का मूल्यांकन न हो, केवल
कवि का या रचनाकार का या भक्त का जो है वृत्तांत दिया गया, उसका जीवन परिचय दिया गया, उसे वृत्तांत बोलते हैं। तो इसको वृत्त संग्रह की संज्ञा दी थी किसने? आचार्य शुक्ल ने। इसका आधार ग्रंथ क्या था प्यारे बच्चों? तो इसका आधार ग्रंथ था कालिदास हजारा। क्या था? कालिदास हजारा। और लगभग 1000 कवियों का वर्णन है इसमें। हिंदी में लिखा जाने वाला हिंदी का प्रथम इतिहास है और इन्होंने भी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। हिंदी के वर्णों का प्रयोग इसमें किया गया था, हिंदी के वर्ण क्रम के अनुसार इसको लिखा गया था। वही स्थिति कि जो कै से है वो पहले लिखा गया और जो है से है वो बाद में लिखा गया। चाहे वो 8वीं सदी का हो, अगर वो है से है और वो 8वीं सदी का है तो भी उसको सबसे बाद में लिखा जाएगा। और चाहे वो 19वीं सदी का है लेकिन वो कै से शुरू होता है या ऐ से शुरू होता है तो वो सबसे पहले लिखा जाएगा। इस तरह से, ठीक है ना, जैसे हिंदी साहित्य कोश है या जिस तरह से शब्दकोश होते हैं उसी तरह से ये बनाए गए थे। इसे प्रस्थान बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। वृत्त संग्रह की बात करें तो वृत्त संग्रह की बात करते करते हम आ जाते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कुछ नाम दिए थे, वो याद कर लेना। अगर हम वृत्त संग्रह की बात करें, वृत्त संग्रह की बात करें तो किसको कहा था? शिवसिंह सरोज को। शिवसिंह सरोज को इन्होंने क्या कहा था? वृत्त संग्रह कहा था, ठीक है ना। फिर हम लिखते हैं बड़ा कवि वृत्त संग्रह। किसने? वो भी लिख देता हूं, बाकी पूरा आप खुद ही लिख लेना ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वृत्त संग्रह शिवसिंह सरोज। बड़ा कवि वृत्त संग्रह। बड़ा कवि वृत्त संग्रह किसको कहा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये बाकी आप लिख लेना, ठीक है ना। मतलब जॉर्ज गिरिसन का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसको बड़ा कवि वृत्त संग्रह कहा था। अब आता है बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। तो ये किसको कहा था? ये मिश्र बंधु विनोद को। किसको कहा था? मिश्र बंधु विनोद को क्या कहा था? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, ठीक है ना। अब हम कहें कि अन्य एक बात आ जाती है, वो ये है कि परिश्रमी संकलनकर्ता। परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा था? परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा था? तो परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधुओं को कहा था। किनको कहा था? मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों का संकलन किया था? तो कितने कवियों का किया था? 4591 कवियों का इन्होंने संकलन किया था। कितने कवियों का? 4591। और शिवसिंह सरोज में कितने कवि थे? शिवसिंह सरोज में 1000 कवि थे। कितने थे? 1000 कवि। और इसमें कितने थे? 952 कवि थे। और मिश्र बंधु विनोद में कितने थे? 4591 कवि थे, ठीक है ना। मिश्र बंधु विनोद में कितने थे? 4591 कवि थे। इसके अलावा इन्हें क्या कहा था? प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। एक नाम और था जो मिस हो गया था, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। यह भी किसे कहा गया था? प्रकांड कवि वृत्त संग्रह किसको कहा गया था? मिश्र बंधु विनोद को। किसको? शुक्ल ने अपने परिचयात्मक विवरण, वो स्पष्ट लिखते हैं कि मैंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के रचनाकारों का जो परिचयात्मक विवरण लिया है, परिचयात्मक जो विवरण लिया है वो मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। वो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट लिखते हैं। ये है, आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फिर मिल जाएगा, ठीक है ना।